नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे। ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में कहा है कि इन द आरएसए पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम पढ़ते हैं, उसमें एक आरएसए एल्गोरिथम है हमारे पास। तो उस आरएसए एल्गोरिथम के बारे में ही दिया हुआ है इसमें कि आरएसओ एल्गोरिथम जो हम क्रिप्टो सिस्टम में यूज करते हैं, द प्राइवेट एंड पब्लिक की आर ई एन एंड डी एन। ठीक है, ई मतलब इंक्रिप्शन की है हमारे पास, और एन जो है हमारे पास नंबर है कुछ, ठीक है, और डी हमारे पास यहाँ पे डिक्रिप्शन की ली हुई है, ठीक है, और फिर फर्दर एन नंबर वहां पे पास किया गया है। यहाँ पे n के बारे में बताया इसने। n क्या है? n जो है हमारे पास p इंटू क्यू। ये बेसिकली जो पैसेज लिखा हुआ है आगे यहाँ पर क्वेश्चन में, वो आरएसए एल्गोरिथम की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, कुछ अलग तो है नहीं। आरएसए एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में ही लिखा हुआ है उसमें। ठीक है भाई, आरएसए एल्गोरिथम क्या होती है कि प्राइम फैक्टर पे काम करती है। दो प्राइम नंबर लेते हैं हम, जैसे p और q दो प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर के फैक्टर करते हैं, उनके बेस पे प्राइम नंबर फैक्टर होते हैं, मतलब उनके तो फर्दर फैक्टर हो नहीं सकते। तो यहाँ पर p और q क्या है? दो प्राइम नंबर है, और n उनकी मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद इसने लिखा कि जो हमारे पास बिसाइड n इज ए पब्लिक एंड पी क्यू आर प्राइवेट है। जो n है यानी p इंटू क्यू वो पब्लिक है। ठीक है, आशीष सोनी भी है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि n जो है वो हमारे पास एज ए पब्लिक नंबर यूज हो रहा है p इंटू क्यू, लेकिन p और q प्राइवेट है, यानी वो आप कोई भी चूज कर सकता है, सेंडर और रिसीवर। बेसिकली p q हम सेंडर एंड पे ही करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा अगर m इंटीजर है और m की वैल्यू 0 और n के बीच में है, और fn इक्वल टू p माइनस 1 और q माइनस 1 है, तो ये कुछ इक्वेशन दी हुई है, उनमें से बताना आपको कौन सी इक्वेशन सही होगी। चलो, तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा आरएसए एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आरएसए एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं क्रिप्टो सिस्टम में, वो किस तरीके से काम करती है। आरएसए एल्गोरिथम में पब्लिक और प्राइवेट की दोनों हम यहाँ पे यूज कर रखे। पब्लिक की के बारे में दे रखा है इसने, प्राइवेट और पब्लिक की दोनों हम यूज कर रहे हैं। एक इंक्रिप्शन के लिए है हमारे पास पब्लिक की, डिक्रिप्शन के लिए है हमारे पास प्राइवेट की। ठीक है, तो आरएसए एल्गोरिथम में क्या होता है, अगर हम सेंडर एंड पे काम करते हैं तो सेंडर एंड पे हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि हम लेट करते हैं p एंड q जो है टू प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है आरएसए एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा यहाँ से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे आरएसए एल्गोरिथम में आपने पढ़ा भी होगा अगर रिवाइज किए हैं, कि उसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमें कोई डेटा सेंड करना होता है तो सेंडर एंड पे दो नंबर लिए जाते हैं, p और q, और दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। स्टेप नंबर 2 हम ये करते हैं कि हम ये जो p और q करे हैं उनसे एक नंबर निकालते हैं n, यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं p और q की। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि p और q तो हमारे पास क्योंकि प्राइम नंबर है, ठीक है, तो हम इनसे एक नंबर कम कर लेते हैं, उसकी मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे फैक्टर निकालने के लिए। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो है इन p और q के बेस पे निकलती है, लेकिन p और q के फैक्टर नहीं होंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक m ले लेंगे। ठीक है, और m जो है वो हमारे पास p माइनस 1 और q माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये हमारे पास पहले 3 स्टेप होते हैं। अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फोर्थ स्टेप में लेट करते हैं हम, लेट कंसीडर ई एंड डी। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो दोनों होती हैं वो यहीं पे हम डिसाइड करते हैं, और वो इस तरह से करते हैं सच दैट कि ईडी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ईडी किसके इक्वल होना चाहिए, याद है किसी को पता है? प्रियंका बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलो। हाँ, ईडी मोड
ईडी मोड एम जो हमने लिखा है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, इस तरह की कंडीशन हमारे पास होती है। तो अब ई और डी हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की मिल जाती है। जब हम डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे तो ई और एन के साथ करेंगे, और जब डिक्रिप्ट करेंगे तो डी और एन के साथ करेंगे डिक्रिप्शन में। सही है, कनेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो ये हमारे पास मेनली हमारे पास 4 स्टेप हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास EN और DN हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है RSA एल्गोरिथम के सेंडर एंड पे, पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी कोई डेटा हमें सेंड करना तो हम सबसे पहले इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की फाइंड करेंगे क्या होंगे। इंक्रिप्शन नहीं कर रहे शुरू में, भाई सेंडर एंड का काम तो इंक्रिप्ट करने का, पहले तो इंक्रिप्शन की पता होनी चाहिए। तो इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की हमने फाइंड करी, जब की हमारे पास मिल जाएगी तो फिर इंक्रिप्शन करा जाएगा सेंडर एंड पे, और उसके बाद जो है हमारे पास डिक्रिप्शन किया जाएगा रिसीवर एंड पे। तो अब ये जो मैंने स्टेप लिखे, इस स्टेप को आप अपने क्वेश्चन से कंपेयर करो क्या है। देखो क्वेश्चन में भी यही कहा है कि प्राइवेट और पब्लिक की दी हुई है दो, EN और DN, वही हमने मानी है, E और D हमने भी मानी है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है वेयर N इक्वल टू P एंड Q, P इंटू Q, यही हमने लिया है। ठीक है, दो P और Q दो प्राइम नंबर है, वो भी सही है। इसमें कहा N पब्लिक है और P और Q प्राइवेट है, चलो वो भी। यहाँ पे कहा कि M एक इंटीजर है, ठीक है, और इस तरह का कि उसकी वैल्यू 0 से N के बीच में। M यहाँ पे इंटीजर है, यानी कोई मैसेज है जिसको हमें इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 और N के बीच में होनी चाहिए। फिर इसने P-1 इंटू Q-1 की वैल्यू FN ले ली है। हमने यहाँ पे स्मॉल m ली थी, इसने इस स्मॉल m को क्या लिखा हुआ है, FN लिखा हुआ। तो जहां पर हमने स्मॉल m लिखा हुआ है वहां पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, FN कर देंगे। मैंने यहाँ स्मॉल m इसलिए कराया कि आप अगर देखोगे हमने जो पढ़ाया हुआ पहले भी, उसमें इस तरह से ही हम पढ़ाते थे। तो क्वेश्चन में FN दिया तो हमने FN लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर भी m लिखा हुआ है, यहाँ पे भी m की जगह क्या कर देंगे, FN कर देंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो यहाँ पर होगी क्लियर। अब जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो सेंड इंक्रिप्शन करने के बाद होगा। तो इंक्रिप्शन क्या करते हैं, देखो भाई हमारे पास एक होता है मतलब एक होता है साइफर टेक्स्ट, एक होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये m है इंटीजर जिसको हमें सेंड करना है। तो ये m है, इसका इंक्रिप्शन क्या होगा, तो हम m की पावर e करेंगे, जो इंक्रिप्शन की हमारे पास निकली है m की पावर e का मोड कर देते हैं हम n से। मान लेते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि भाई हमारे पास m की वैल्यू 5 है। m की वैल्यू क्या है, कैपिटल M जो है वो मान लेते हैं हम हमारे पास 5 है, और E की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जो इनक्रिप्ट होके आएगा इसका क्या आएगा, तो 5 की पावर E कर दिया, E मतलब 3 कर दिया, और मोड N कर दिया। N क्या होगा, N है हमारे पास P इंटू Q, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, मान लिया 3 और 5 ही है प्राइम नंबर फॉर एग्जाम्पल। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 से इसको डिवाइड कर दिया। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास क्या होगी, साइफर टेक्स्ट। यानी साइफर टेक्स्ट का यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे M डैश क्या डिनोट कर रहा है, M डैश साइफर टेक्स्ट को डिनोट कर रहा है, यानी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिनोट कर रहा। M हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है M की, यानी इंटीजर जो दिया हुआ है प्लेन टेक्स्ट है, उसको डिनोट कर रहा। तो M की पावर E करेंगे, मोड N करेंगे, जो वैल्यू होगी वो हमारे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास सेंडर एंड पे होता है। और रिसीवर एंड पे क्या होता है, रिसीवर एंड पे ये साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट पे डिक्रिप्शन करते हैं तो D का यूज करेंगे हम। तो M डैश की पावर D करके मोड N करेंगे तो वापस से हमें M मिल जाता है। तो ये हमारे पास रूल यूज होते हैं, ये सेंडर एंड पे होता है हमारे पास, सेंडर पे, और ये होता है रिसीवर पे। ठीक है,
जो रिसीवर होता है जब वो डिक्रिप्ट करता है तो डिक्रिप्ट इस तरह से करा जाता है, इनक्रिप्ट इस तरह से करा जाता है। तो ये जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं ये हमारे पास सही इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में भी इसी तरह से दिया हुआ, लेकिन वहां पे डिवीजन जो मोड किया जा रहा वो FN के थ्रू किया जा रहा, जबकि हम FN से नहीं करते, N से करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास P इंटू क्यू आता है उसी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारे पास साइफर टेक्स्ट बनता है। फिर उस साइफर टेक्स्ट को पावर D करके हमारे पास फिर से रिमाइंडर निकाला जाता है N से डिवाइड करके, फिर वापस से हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले में से एक ऑप्शन चूज करना। यहाँ पे FN दिया हुआ, यहाँ पे N दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास ये दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन देखो, ये भी हमारे पास एक जैसे लिखे हुए, लेकिन दूसरे और तीसरे में यहाँ पे देखना इक्वल टू की जगह 3 इक्वल टू लिखे हुए हैं। ठीक है, इक्वल टू की जगह क्या लिखे हुए हैं, 3 इक्वल टू लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें हमने लिखा है ED मोड FN, ठीक है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है कि हमें इस तरह से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन निकालने हैं कि अगर ED मोड करें हम FN की, FN क्या है हमारे पास P-1 इंटू Q-1, उससे हम डिवाइड करें, किस नंबर को डिवाइड करें कि रिमाइंडर 1 आए, वो हमारे पास होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम E और D सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए ये बताओ इसके अकॉर्डिंग। ED मोड FN इक्वल टू 1, तो ED इक्वल टू 1 मोड N होगा या 1 मोड FN होगा, बताओ भाई। FN दिया हुआ जब क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो FN है तो FN वाला ही तो होगा यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है, लेकिन अगर इसको ED कर देंगे और 1 मोड FN करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिपल इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है इसने। ठीक है, तो ट्रिपल इक्वल टू ये डिनोट कर रहा है कि इसका जो है रिवर्स ऑर्डर डिनोट कर रहा है ये। तो हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ED मोड FN इक्वल टू 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से कर देंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना। तो जब हम इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करते हैं तो उस केस में हमारे पास N से मोड किया जाता है, N से डिवाइड किया जाता है, लेकिन जब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की निकालते हैं, ED की वैल्यू निकालते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास स्मॉल m, या हम कह सकते हैं कि FN से हम डिवाइड करके मोड निकालेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला होगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, E और D की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और जो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है पहले वाली उससे इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट यानी साइफर टेक्स्ट और जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास B वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई अलग से कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, हमें केवल क्या करना था, RSA एल्गोरिथम में जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को इस क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू से कंपेयर करना था बस। ठीक है, और बताना था कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सही होंगी। ठीक है, अब ये तो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नेटवर्किंग में यहाँ पे कहा हुआ है बेटा देखो कि कंसीडर एन इंस्टांस ऑफ TCP एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एल्गोरिथम। ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है, TCP प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। TCP प्रोटोकॉल जो होता है हमारे पास TCP प्रोटोकॉल फैमिली है, TCP/IP वहां पे यूज करती है। ठीक है, ये है हमारे पास AIMD। AIMD एल्गोरिथम 2 पार्ट में काम करती है, एक पार्ट इसका AI का होता है और दूसरा पार्ट MD का पार्ट होता है।
देखो आपको डेटा लिंक लेयर पढ़ाई थी, डेटा लिंक लेयर में कंजंक्शन के बारे में पढ़ाया था कि ये कंजंक्शन विंडो होती है, जब हम पैकेट भेजते हैं तो पैकेट हमारे पास डिलीवर हो गए उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, नहीं डिलीवर हुए तो उसके बारे में हमें पता चलता है किस तरह से। अलोहा आपने पढ़ा था वहां पे, ठीक है। और जो है अलोहा से हम देखते हैं कि किस तरह से कंजंक्शन होता है, और फिर हमारे पास वो भी हमने पढ़े थे वहां पे जो कंजंक्शन कंट्रोल करने के सेटबैक वगैरह, ये प्रोटोकॉल सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। ये टीसीपी की है कि टीसीपी में जब हम एडिटिव इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब विंडो का साइज जो है वो इंक्रीज करना, और डिक्रीज का मतलब डिक्रीज करना है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इस एल्गोरिथम को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक ये सेंडर है और एक ये रिसीवर है यहाँ पे। तो सेंडर कुछ डेटा पैकेट्स जो है रिसीवर के पास भेजता है, तो रिसीवर के पास भेजने के लिए कितने पैकेट एक बार में सेंड कर सकता है, तो उसके लिए एक साइज होता है कि भाई अगर मैं मान लिया 4 पैकेट एक बार में सेंड कर पाता हूं यहाँ पे, तो हमारी विंडो का साइज कितना हो गया, 4 हो गया। अगर 10 पैकेट सेंड कर पाता हूं तो 10 हो गया, ठीक है। एक बार में हम कितने पैकेट सेंड कर पा रहे हैं, फिर हम मान लिया 4 है विंडो का साइज, तो 4 करने के बाद रुक जाएंगे, फिर इनकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो एक्नॉलेजमेंट आने के बाद बाकी पैकेट उसके बाद सेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पैकेट जो है ट्रांसफर होते रहते हैं, एक्नॉलेजमेंट आती रहती है। ये सेंडर है, यहाँ पे मान लिया पहले की एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे दूसरे की, यहाँ पे तीसरे की, यहाँ पे चौथे की, पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। जब सबकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तब आगे बढ़ेंगे। अगर किसी की नहीं आई तो उसको क्या करते हैं, दोबारा सेंड करते हैं। इस तरह से आपने पढ़े होंगे ये सारे के सारे, ठीक है, प्रोटोकॉल के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास देखो कैपेसिटी पे काम करता है, जैसे आपको एग्जांपल है, मान लिया हमारे पास एक रिसीवर है, एक सेंडर है। रिसीवर और सेंडर की अगर कैपेसिटी बराबर है कि जितनी स्पीड से हमारे पास सेंड किया जा रहा है डेटा, उतनी स्पीड से रिसीवर भी रिसीव कर सकता है, तो इक्वल चले रहेगा। लेकिन अगर उनकी स्पीड अलग अलग है तो वहां पर क्या होगा, रुकना पड़ेगा किसी को। मान लिया रिसीवर की जो स्पीड है वो कम है, तो सेंडर एक साथ नहीं भेजे ही नहीं जाएगा सारे पैकेट, वो कुछ पैकेट भेजेगा फिर रुक जाएगा, ठीक है। जब तक पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा दूसरे वाला आगे नहीं भेजेगा। 1 by 1 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं यहाँ पर। तो एक्नॉलेजमेंट पे डिपेंड करता है जहां से हम कंट्रोल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो विंडो है, विंडो मतलब ये जो एरिया है जहां पे हमारे पास, जिसमें ट्रेवल कर रहे हमारे पैकेट सेंडर से रिसीवर के बीच में, उसकी भी एक लिमिट है कि कितना डेटा ट्रेवल कर सकता है। अब बहुत सारे सेंडर हो सकते हैं, ठीक है। एक ही जो हमारे पास मीडियम है, उस मीडियम में मल्टीपल सेंडर मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं। तो जब मल्टीपल सेंडर मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी है इस तरीके से, इस फ्रीक्वेंसी पे हम डेटा सेंड कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर अलग अलग चैनल जो है डेटा सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग रिसीवर हो सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ी होगी आपने। तो भाई यहाँ पर जब डेटा सेंड हो रहा है तो अगर ज्यादा डेटा आ जाता है तो क्या होता है, कंजंक्शन हो जाता है रिसीव करने में। तो कंजंक्शन होने का मतलब ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो डिले हो जाता है डेटा में, तो वो सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये जो एडिटिव इंक्रीज और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एल्गोरिथम है, ये यही करती है कि जब हम पैकेट सेंड कर रहे हैं, डेटा हमारे पास सेंड हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जो रिसीवर है उसके एंड पर डेटा सेंड करने के लिए स्पेसिफिक डेटा हमें भेजना है, तो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है, यहाँ पर जो विंडो है ये खाली है, उसमें जगह है, तो वो स्पीड जो है बढ़ा भी सकता है, ठीक है। मान लिया वो 1 सेकंड में 1 पैकेट भेज रहा, उसने देखा खाली पड़ा हुआ है चैनल पूरा, तो वो 2 भी भेज सकता है। 2 भी इजीली चले गए खाली तो वो 4 भी भेज सकता है। रिसीवर की लिमिट है कि वो ले सकता है 4 एक साथ, तो वो 4 ही भेज दे, वो एक एक करके क्यों भेजे। लेकिन उसने पहले 1 करके भेजा और फिर देखा कि भाई नहीं, 1 का एक्नॉलेजमेंट
1 सेकंड में आना चाहिए था, आ नहीं रहा, वहां तक पहुंचा नहीं टाइम से, तो फिर वो क्या करेगा, कम करके भेजेगा, ठीक है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। ये जो है कंजंक्शन को कंट्रोल करने की एल्गोरिथम है। ये देखती है कि हमारे पास कितनी स्पीड से डेटा, अगर खाली मीडियम होता है, मीडियम में जगह होती है तो स्पीड बढ़ा देता है, अगर नहीं होती, कंजंक्शन होता है तो स्पीड कम कर देता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है एडिटिव इंक्रीज और मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, यानी इंक्रीज भी कर देता है और डिक्रीज भी कर देता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया होगा कि भाई जो हमारे पास जो मतलब विंडो है उसका साइज कितना है स्टार्टिंग में। ये जो है हमारे पास, इसमें इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसमें एक टाइप है इसका स्लो स्टार्ट वाला, ये टाइप दिया हुआ है स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम वेयर द विंडो साइज एट द स्टार्ट ऑफ द स्लो स्टार्ट फेज इज 2 MSS, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास इसका साइज कितना है, 2 है। 2 MSS का मतलब है हमारे पास मैक्सिमम कितने सेगमेंट हम भेज सकते हैं। TCP जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, वहां पे हमारे पास पैकेट को हम बेसिकली या डेटा को सेगमेंट बोलते हैं। तो मैक्सिमम कितने सेगमेंट हम भेज सकते हैं एक विंडो में, तो वो दिया हुआ है 2 MSS, यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज है हमारे पास ये, ठीक है। किस नाम तो अब देखो बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग में साइज कितना दिया हुआ है 2 MSS। अगर वो फ्री मिला तो वो बढ़ा देगा, 2 की जगह कितना कर देगा, डबल कर देता है, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 से लेके चला, 2 से फिर वो 4 कर देगा, 4 से 8 कर देगा, 8 से 16 कर देगा, 16 से ऐसे ही बढ़ाते चले जाएगा जब तक उसकी लिमिट है। लेकिन अब यहाँ पे देखो उसने आगे क्या कहा, एट द थ्रेशोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ट्रांसमिशन इज 8 MSS, यानी वो कह रहा है कि जो थ्रेशोल्ड है हमारा वो 8 MSS है, यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज 8 है। तो स्लो स्टार्ट जब शुरू होता है तो हमारे पास जो विंडो का साइज है वो डबल की स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। पहले 2 है, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, लेकिन ये तब तक होता है जब तक थ्रेशोल्ड नहीं होता। अगर थ्रेशोल्ड आ जाता है, थ्रेशोल्ड का मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जब हम पेज को वो करते हैं, डिमांड पेजिंग पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ा होगा पेज को लाने ले जाने में ज्यादा टाइम लगता है उसको एग्जीक्यूशन करने से, तो वहां पे थ्रेशोल्ड की कंडीशन आ जाती है। तो सेम यहाँ पर ही है कि जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आता तब तक तो डबल की स्पीड से चलता रहता है, लेकिन जब थ्रेशोल्ड आ जाता है तो डबल नहीं करता, फिर क्या करेगा, फिर वो जो है 1 by 1 एक एक स्टेप यानी एक्स्ट्रा केयर के साथ भेजेगा, ठीक है। इसका थ्रेशोल्ड का मतलब समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड जो दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड ये बता रहा जब तक हमारे पास विंडो में थ्रेशोल्ड नहीं है, मतलब विंडो खाली है, आप डेटा डबल ट्रिपल भेजते रहो जितना भी, ठीक है। लेकिन जब थ्रेशोल्ड एक पॉइंट होता है, जैसे आप देखते हैं ना कि नदी चल रही है एक, उसमें एक पॉइंट है, यहाँ तक का पॉइंट है हमारे पास, तो पानी सही है, आप आराम से नहा धो सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ऊपर जाने के बाद सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई इससे आगे नहीं जाना, आपको यहाँ पे लिमिट है। तो जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आता तब तक तो डबल करने का आपके पास, विंडो का साइज डबल करते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब थ्रेशोल्ड आएगा तो आपको एक एक स्टेप पूरे केयर के साथ करना, क्योंकि ये एल्गोरिथम ये करती है कि आपका कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर एक एक साइज बढ़ा के ही देखती है कि उस साइज से ही एक पे चेक करेगी कि कोई वो तो नहीं आया हमारे पास कंजंक्शन, फिर एक और बढ़ाएगी, तो 1 by 1 करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई हमारे पास स्टार्टिंग कहां से हुई है, स्टार्टिंग हुई है हमारे पास 2 MSS से, तो 2 के बाद अगले नंबर पे पहली बार में कितने पैकेट सेगमेंट भेज रहा, वो 2, दूसरी बार में कितने भेजेगा, 4 भेजेगा, तीसरी बार में कितने भेजेगा, 8 भेजेगा, ठीक है। तीसरी बार में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब जब हमने 2 भेजे, 4 भेजे, फिर हमने 8 भेजे,
इसके बाद वहां पे क्या आ गया, थ्रेशोल्ड आ गया। क्या आ गया, थ्रेशोल्ड। तो अब ये डबल नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है इतने एरिया में हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टार्ट होता है। स्लो स्टार्ट जो फेज होता है वो वाला फेज हमारे पास चलता है इस एल्गोरिथम का। ठीक है, जब हमारे पास 8 आ जाएगा फिर कितना कितना इंक्रीज होगा, एडिटिव इंक्रीज शुरू हो जाएगा फिर, यानी 1 by 1 का इंक्रीज होगा। तो 1 का इंक्रीज होगा मतलब कितना होगा, 9। अगले नंबर पे कितना होगा, 9। अगले नंबर पे कितना होगा, 10। उसके बाद 11, उसके बाद 12। इस तरीके से चलता रहेगा, एक एक बढ़ के आगे चलता रहेगा, साइज इस तरह से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ से आगे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम कंजंक्शन अवॉइडेंस, कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज। ठीक है, ये वाला फेज चल जाता है इसमें। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में देखो कि 8 तक तो हमारे पास थ्रेशोल्ड है, डबल होके चला। उसके बाद ये कह रहा है एज्यूम दैट ए टाइम आउट अकर ड्यूरिंग द 5th ट्रांजेक्शन, कि 5वीं ट्रांजेक्शन के बाद टाइम आउट हो जाता है। 5वीं ट्रांजेक्शन के बाद टाइम आउट होने का मतलब क्या है, आपने पैकेट भेज दिया, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। भाई मान लिया 2 सेकंड बाद, 1 सेकंड जाने में लग रहा है, 1 सेकंड आने में लग रहा है, 2 सेकंड में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, लेकिन वो आई नहीं एक्नॉलेजमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पैकेट पहुंचा नहीं या एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, कहीं पे पैकेट हमारा या सेगमेंट लॉस हो गया। तो अब हम रुक जाएंगे, जैसे ही हमारे पास ये होगी 5th ट्रांजेक्शन, यानी जैसे ही टाइम आउट होगा तो टाइम आउट होने पे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वहीं पे हमें रुक जाना, यानी 10 नंबर पे हमें क्या मिल गया, टाइम आउट हो गया है। तो टाइम आउट पे हमें रुक जाना है वहीं पे। ठीक है, तो हम वो कंफर्म करेंगे कि वो पैकेट जो है कहाँ गया, जो हमारा पैकेट था। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं कंजंक्शन हो रहा, कहीं पे जो है हमारे पास ट्रैफिक हो रहा ज्यादा, जिस वजह से हमारा पैकेट नहीं पहुंच पाया। तो अब हमें रुक जाना है, वेट करना है कि वो फ्री हो जाए विंडो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से विंडो के साइज को रीसेट मार देंगे। क्या करना है, विंडो के साइज को रीसेट करना। जैसे ही हमारे पास टाइम आउट होगा विंडो का साइज रीसेट। स्टेप ध्यान रखने इस तरह के क्वेश्चन में कि हमारे पास कैसे कैसे किस स्टेप में, जब हमारे पास स्टार्टिंग दिया होगा कि स्टार्टिंग हमारे पास कितना है साइज विंडो का, वो हमें दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग साइज को डबल करते हुए चलना है। कब तक चलना, जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आता। थ्रेशोल्ड आ गया उसके बाद 1 by 1 का इंक्रीज होता है। सब क्वेश्चन में ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, इस एल्गोरिथम में 1 by 1 का कब तक होगा, जब तक टाइम आउट नहीं होगा। जब टाइम आउट होगा तो हमारा विंडो का साइज फिर से रीसेट होगा, और आपके पास इनमें विंडो का साइज या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा इनिशियल में, इस तरह से होता है। तो अब जब रीसेट हो गया तो रीसेट होने के बाद फिर से कितना हो गया, वो फिर से कितना हो गया भाई हमारे पास रीसेट होने पे कितना होगा रीसेट, नहीं 2 नहीं होगा। अब रीसेट जब करेंगे तो हाफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना कर दिया जाएगा, जैसे ही हमारे पास रीसेट होता है, रीसेट करने पे उसका साइज, विंडो का साइज जो हमारे वो, ये सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड को रीसेट करेंगे हम। जो थ्रेशोल्ड है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, विंडो के साइज का हाफ हो जाएगा। विंडो का साइज अभी कितना था, 10 था, तो 10 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 5। पहले थ्रेशोल्ड कितने पे मिल रहा था हमारे पास, 8 पे मिल रहा था। ठीक है, अब कितने पे मिलेगा थ्रेशोल्ड, 5 पे मिलेगा, और विंडो का साइज हमारे पास कितना हो जाएगा इसके बाद विंडो का साइज जो इनिशियल साइज था उसी के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 पे पहुंच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनिशियल साइज हमारे पास कितना था, 2 था, तो ये वापस से 2 पे पहुंच जाएगा। तो वापस से हम कर देते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। तो 2 पे हो गया, थ्रेशोल्ड कितने पे है, 5 पे। तो अब एक एक का इंक्रीज होगा या डबल होगा, ये बताओ। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है।
डबल डबल होगा फिर भाई, क्योंकि थ्रेश होल्ड से तो अब कम है, थ्रेश होल्ड 5 है, पहले 8 था, अब 5 हो गया, तो अब कितना होगा, डबल होगा। तो डबल कर दो, 2 से कितना हो गया, 4, 4 से कितना होगा, 8, लेकिन 8 जो है हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 8 तो थ्रेश होल्ड से ज्यादा हो जाएगा, थ्रेश होल्ड की वैल्यू ही हमारे पास 5 है। तो 4 के बाद कैसे इंक्रीज होगा, 1/1 का इंक्रीज। अब 1/1 पे होगा, यहाँ पे स्लो स्टार्ट चलेगा, और स्लो स्टार्ट के बाद कौन सा फेज चल जाएगा, कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज चल जाएगा। तो 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे कहीं नहीं लिखा कि टाइम आउट हो गया है हमारे पास। ठीक है, 5 के बाद टाइम आउट हुआ था। अब क्वेश्चन में कहा फाइंड कंजंक्शन विंडो साइज एट द एंड ऑफ द 10th ट्रांसमिशन। 10th ट्रांसमिशन के बाद बताना कि विंडो का साइज कितना होगा। तो देखो, पहला ट्रांसमिशन यहाँ हुआ, ठीक है, दूसरा हमारे पास 4 पे हुआ था, तीसरा 8 पे, चौथा 9 पे, पांचवा 10 पे हुआ था। ठीक है, छठा हमारे पास 2 पे हो गया, फिर सातवां 4 पे हो गया, आठवां 5 पे, नौवां 6 पे, और 10वां कितने पे हुआ, 7 पे। तो हमें यहाँ तक का बताना कि जब हम 10 ट्रांसमिशन कर लेंगे उस टाइम पे विंडो का साइज कितना होगा। तो उसमें होगा हमारे पास 7। तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा, 7 वाला। इस तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम कहलाती है एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। इस एल्गोरिथम में ये है कि अगर हमारे पास खाली है चैनल तो हम पैकेट ज्यादा भेज सकते हैं, अगर हमारे पास चैनल बिजी है तो पैकेट की संख्या कम कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास पैकेट नहीं आ रहा, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, तो हम थ्रेशोल्ड को रोक देंगे वहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। समझ आ गया ना आपको? सर एक बात और बताना। हाँ बेटा, हाँ पूछो। सर जैसे 10 पे आके वो आ गया था थ्रेशोल्ड, हाँ 10 पे आ गया, नेक्स्ट वो निकाला हमने तो हाँ वो 10/2 करके 5 निकला। 10/2 देखो, जब 10 पे हमारे पास टाइम आउट हुआ था, ठीक है, हाँ 10 पे हमारे पास बेटा टाइम आउट हुआ था। टाइम आउट जब भी होगा उसके बाद हमें क्या करना, जैसे हम डबल का इंक्रीज कर रहे थे ना, इंक्रीज में डबल कर रहे थे, डिक्रीज होगा तो डिवाइड कर देंगे 2 से। भाई वहां पे 2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, फिर 2 का डिवीजन हो जाएगा। तो थ्रेश होल्ड में तो साइज 2 से डिवीजन करने पे हो जाएगा थ्रेश होल्ड की वैल्यू, और जो हमारे पास विंडो का साइज है वो ओरिजिनल पे पहुंच जाएगा जो इनिशियल में था। ठीक है, तो हमारे पास 10 से 5 होगी थ्रेशोल्ड। वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है क्या? वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती है, बिल्कुल पॉइंट में होंगी, फिर राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि पैकेट है जो हमारे पास वो तो पूरा ही जाएगा। ठीक है भाई, वो तो हाँ, वो तो ये तो है नहीं कि आधा पैकेट भेज रहे, जाएगा तो पूरा ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अगर मान लिया आपके पास वैल्यू 5.9 भी आती तो भी 5 ही लेते। ठीक है, राउंड डाउन ही रखना है उसको। 9 आती तो भी 5 ही लेना। हाँ राउंड डाउन, क्योंकि राउंड डाउन ही करना, पूरा पैकेट तो जा नहीं रहा, तो हाँ नीचे वाला ही लेना है हमें उसमें। ठीक है, देखो इस, हाँ ये इस एल्गोरिथम के बारे में है, कुछ पॉइंट्स है कि एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज एल्गोरिथम क्या होती है हमारे पास। ये एक फीडबैक कंट्रोल एल्गोरिथम है। फीडबैक कंट्रोल या कंजंक्शन अवॉइडेंस एल्गोरिथम या कंजंक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसको। कंजंक्शन अवॉइड तो करती है लेकिन 100% नहीं करती, और वैल्यू एक्यूरेट बिल्कुल सही आए ऐसी भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इस एल्गोरिथम में तो ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल 100% जो वैल्यू निकल के आ रही वही आए, क्योंकि पॉइंटों में फर्क होता है। मान लिया 5.9 हमने ले लिया, उसको 5 कर दिया, तो जब उसकी मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, तो वहां पे डिफरेंसेस आ सकते हैं ज्यादा।
तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की भी कोई गारंटी नहीं देता, अप्रोक्सीमेट ही हमारे पास आंसर निकल के आते हैं इसमें, और कंजंक्शन भी बिल्कुल 100% अवॉइड हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये एल्गोरिथम टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो यूज करता है। MSS का मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है, और विंडो साइज जो है हम डबल करते हैं स्लो स्टार्ट पे जब तक थ्रेशोल्ड नहीं होता। जैसे ही टाइम आउट होता है तो क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड को अपडेट करते हैं, और थ्रेशोल्ड की नई वैल्यू विंडो का साइज बाय 2 होता है, और कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज में विंडो का साइज 1 से इंक्रीज होता है। इसमें ये मेन पॉइंट है इस एल्गोरिथम के, और इन्हीं के बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस जो भी होते हैं इसके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बातें। क्वेश्चंस में कुछ नहीं, इसमें कभी कभी क्या होता है हमारे पास ये पूछ लिया जाता है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं कि मान लिया हमारे पास सेंडर है, सेंडर में विंडो का साइज मान लिया 2 MSS का है, और जो रिसीवर है रिसीवर एंड पे विंडो का साइज 4 MSS का है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि हमने कुछ पैकेट भेजे, कुछ टाइम आउट हो गया, या इतने हमने प्रीवियस वाला मान लिया हमने कुछ डेटा भेजा, ठीक है, और वो डेटा हमारे पास 1024 का डेटा हमारे पास गया, लेकिन हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आई है मान लिया 512 की। 1024 के भी हमने डेटा भेजा, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आई है 512 KB की। ठीक है, तो हमारे पास कितना डेटा हम और भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही लगा लेते हैं। सेंडर और रिसीवर है, सेंडर मान लिया 2 KB है और रिसीवर का 4 KB है, यानी ये मैक्सिमम 4 KB डेटा ले सकता है। तो हमने अभी कितना डेटा भेजा, 1 KB 1024 बाइट कर लेते हैं, KB में लिख लिया जब वहां पे, तो ये बाइट्स कर लेते हैं, ये भी बाइट्स। ठीक है, तो 1024 यानी एक हमारे पास बाइट चला गए हैं, एक KB हमारे पास चला गया, 1 KB चला गया। एक्नॉलेजमेंट हमारे पास कितने की आई है, ½ KB की आई है। तो अभी कितना डेटा और भेज सकते हैं, 3.5 KB भेज सकते हैं ना। 3 तो भेज सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट कम के आते तो आपने कहा था फिर चेक करके स्लोली भेजते हैं। मैंने ये थोड़ी बताया है यहाँ पे सेगमेंट का साइज इतना, सेगमेंट का साइज क्या पता 28 बाइट का हो, क्या पता 64 बाइट का हो सेगमेंट का साइज। ठीक है, क्या पता 512 बाइट का हो। सेगमेंट का साइज नहीं कह रहे, हमने टोटल डेटा बोला, टोटल डेटा हमने इतना भेजा है और हमें इतने की एक्नॉलेजमेंट, तो हम कितने बाइट और भेज सकते हैं भाई, जितने की हमारे पास जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो हम उसको ये नहीं मानेंगे कि वो चला गया, ये सोचेंगे वो अभी उसी के पास है। ठीक है, या रास्ते में है कहीं। ठीक है, तो जो बाकी बचा हुआ भाई हमारे पास 4 KB का मतलब क्या है, हमारे पास 4 KB का मतलब 4096 हो गया, तो 4096 में से 512 घटा दो, उतना डेटा हम और भेज सकते हैं। विंडो का साइज कितना हो जाएगा इसमें, विंडो का साइज रिसीवर विंडो के साइज में ऐसे कुछ इसमें ना थ्रेशोल्ड ना वो दिया हुआ, तो विंडो का साइज तो जितना है उतना ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इतना डेटा हम भेज रहे हैं, इतने का हमारे पास आ गया एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो कितना और भेज सकते हैं, तो उस तरह पे डिपेंड करता है। हमने जो है जो एक्नॉलेजमेंट आ जाती है केवल वही माइनस, जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती वो अभी समझते हैं कि हम चैनल पे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे इस तरह के यहाँ पे। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आगे कंपाइलर डिजाइन के। ठीक है, TOC कंपाइलर डिजाइन। देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, लेट L1 बी ए रिकर्सिव लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है L1 और वो रिकर्सिव लैंग्वेज है। L2 जो है हमारे पास रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज है, बट नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। सबसे पहले तो ये बताओ, रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज जो होती है RE, ये कौन से टाइप के उसमें होती है ऑटोमेटा में।
टाइप या आप वे ग्रामर बता दो कौन से टाइप की ग्रामर में होती है, टाइप 0, 1, 2, 3 किस में होती है? टाइप 0 में होती है सर, टाइप 0 हमारे ट्यूरिंग पास, मशीन में सर। हाँ ट्यूरिंग मशीन यूज करती है, ट्यूरिंग मशीन टाइप 0, ठीक है, रिकर्सिवली इनुमरेबल, ठीक है। अगर हमारे पास नॉर्मल रेगुलर ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर जो है वो हमारे पास कौन से वाले में होती है? रीडिंग पे होती है सर, किस में होती है? टाइप 3 में होती है सर, टाइप 3 में होती है, ठीक है भाई। फाइनाइट ऑटोमेटा जो हम यूज करते हैं वहां पे रेगुलर ग्रामर यूज कर लेते हैं। तो आप ये बताओ कि रेगुलर ग्रामर जो है हमारे पास एक मशीन है जो रेगुलर ग्रामर को सोल्व कर सकती है, तो क्या वो मशीन जो है वो रिकर्सिवली इनुमरेबल ग्रामर को भी सोल्व कर देगी? नहीं सर, नहीं कर पाएगी। लेकिन जो मशीन इस वाले को कर सकती है वो तो इसको कर सकती है। हाँ जी सर, वो कर सकती है। ठीक है, मान लिया हमारे पास एक रेगुलर ग्रामर है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है और एक इनुमरेबल रिकर्सिव इनुमरेबल ग्रामर है। ये मेनली 4 टाइप की हम ग्रामर यूज करते हैं। ये टाइप 3 में, ये टाइप 2 में, ये टाइप 1 में और ये टाइप 0 में। तो जो मशीन इस वाले को सोल्व कर देगी वो ऊपर के तीनों को भी कर देगी, जो इसको करेगी वो ऊपर के दोनों को भी कर देगी, जो इसको करेगी वो इसको भी कर देगी। तो अब ये बताओ जो हम रिकर्सिव वाली यूज करते थे, रिकर्सिव ग्रामर, वो कौन से में यूज करते थे? इनमें से कौन सी टाइप में यूज करते थे भाई? एक रेगुलर ग्रामर पढ़ी आपने, एक रिकर्सिव ग्रामर के क्वेश्चंस करवाए थे ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री में करवाए थे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो थी हम वहां पे हम रिकर्सिव ग्रामर के भी क्वेश्चन किए थे, हमने रिकर्सिव लैंग्वेज पढ़ी थी, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अब ये बताओ रिकर्सिव हमारे पास जो मशीन रिकर्सिव को सोल्व कर सकती है, क्या वो मशीन इसको भी सोल्व कर देगी या नहीं? नहीं कर पाएगी ना भाई। ये वाली तो सबसे ऊपर है, मतलब अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाए तो इस तरह से कह सकते हैं कि रिकर्सिव इनुमरेबल जो है वो सुपर सेट है, वो सबको सोल्व कर देगा, लेकिन जो रिकर्सिव ग्रामर है हमारे पास वो इसके अंदर ही आएगी। ठीक है, रिकर्सिव ग्रामर वाली मशीन से रिकर्सिव इनुमरेबल ग्रामर वाली ग्रामर सोल्व नहीं होगी, लेकिन इससे ये भी सोल्व हो जाएगी। और रिकर्सिव जो हमारे पास ग्रामर थी, रिकर्सिव ग्रामर के आपको कुछ वे पढ़ाए थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसकी कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ये बताओ। रिकर्सिव ग्रामर जो होती है वो क्या मतलब अगर हमारे पास एक ग्रामर आपको पढ़ाई थी कि एक ग्रामर अगर हमारे पास रिकर्सिव है, एक L1 या लैंग्वेज एक L1 रिकर्सिव है, L2 भी रिकर्सिव है, तो क्या उनका यूनियन भी रिकर्सिव होगा? बिंदु बताओ बेटा, एकता। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है L1, ये रिकर्सिव है, ठीक है, L2 भी रिकर्सिव है, तो क्या L1 यूनियन L2 रिकर्सिव होगा या नहीं होगा? याद नहीं? अरे रिकर्सिव में सारी चीजें होती थी, L1 L2 भी होता था, इंटरसेक्शन भी होता था, L1 माइनस L2 भी होता था, L1 का स्टार कर देंगे यानी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे वो भी होगा, ठीक है, उसका जो है अगर नी स्टार निकाल रहे हम, ठीक है, तो वो भी होगा हमारे पास। इसमें सारी चीजें होती थी, ठीक है। रिकर्सिव ग्रामर में क्या हो रहा, बिंदु का बार बार डिस्कनेक्ट कैसे हो जा रहा है, ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास रिकर्सिव लैंग्वेज होती है या रिकर्सिव ग्रामर होती है वो यूनियन के रेस्पेक्ट में भी, इंटरसेक्शन में भी, डिफरेंस में भी, कॉम्प्लीमेंट में भी, नी क्लोजर में भी, सब में क्या होती है मतलब क्लोज होती है सबके, ठीक है।
तो अगर L1 रिकर्सिव है तो L1 डैश भी रिकर्सिव होगा। तो देखो किस में लिखा हुआ है L1 डैश रिकर्सिव, L1 डैश रिकर्सिव यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है L1 डैश रिकर्सिव। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है इसके अंदर नहीं होता कि भाई हमारा ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह के इंटरसेक्शन यूनियन के उसमें रेस्पेक्ट में नहीं होती, क्योंकि ये सबसे हाई लेवल पे होती है और ये जो है क्लोज नहीं होती हमारे कॉम्प्लीमेंट के। तो इसका मतलब L2 डैश रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं होगी। तो कौन से वाले में दिया हुआ है, ये बी वाले में दिया हुआ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारे पास एल वो है रिकर्सिव ग्रामर होती है, उसका यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस सब जो है हमारे पास रिकर्सिव ही रहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिव होगा, लेकिन L2 जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, let L be a language and L dash be its complement। ठीक है, L एक लैंग्वेज है, L डैश उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो कौन सी जो है हमारे पास स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है, बताओ कौन सा हमारे पास सही नहीं है। L हमारे पास एक लैंग्वेज है, तो इसने कहा नाइदर L नोर L डैश रिकर्सिव इन्यूमरेबल, कि इनमें से कोई सा भी रिकर्सिव इन्यूमरेबल नहीं हो सकता। दूसरा कहा है कि L या L डैश में से कोई एक रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगा लेकिन रिकर्सिव नहीं होगा। ठीक है, दी अदर इज नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल। तो एक तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, और यहाँ पर जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल होगा वो रिकर्सिव नहीं होगा, ये भी कहा है। तो जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल होता है क्या वो रिकर्सिव हो सकता है भाई, बताओ। अभी बताया था रिकर्सिव इन्यूमरेबल वाला क्या रिकर्सिव को सोल्व कर देगा? ठीक है, नहीं करेगा। रिकर्सिव इन्यूमरेबल वाली मशीन रिकर्सिव वाले को सोल्व कर देती है। ठीक है, बोथ L डैश आर रिकर्सिव, ये ऐसा हो सकता है, हो सकता है सर, ये तो हो सकता है हमारे पास। इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायबल पॉसिबिलिटीज, बोथ L एंड L डैश आर रिकर्सिव इन्यूमरेबल बट नॉट रिकर्सिव। तो देखो इसने कहा कौन सी वायबल मतलब गलत नहीं हो सकती, हमेशा सही हो सकती है, बाकी हो या ना हो। तो ये वाली कंडीशन ही जो है हमेशा हमारे पास सही रहेगी। अगर L जो है हमारे पास रिकर्सिव होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिव ही होगा। ठीक है, बाकी हमारे पास हो या ना हो उनकी कोई गारंटी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि इसके अंदर हमारे पास एक दिया हुआ है NFA दी हुई है और NFA का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, हमारे पास NFA का एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं इसको। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कौन सी जो है हमारे पास मतलब लैंग्वेज जनरेट कर रहा, ग्रामर जनरेट कर रहा। लैंग्वेज एक सेट निकाल लो, इसमें क्या क्या होंगी। ठीक है, क्या क्या बनेगा भाई इसका बताओ, सेट क्या बनेगा हमारे पास। सर ये तो सीधा इससे ही जा रहा है ना, ऐसे ही पहुंच जा रहा है फाइनल स्टार्ट वाली स्टेट हमारे पास ये है, मान लिया ये S है हमारे पास S0, ये हमारे पास S1 है, ये S2 है। तो इनिशियल स्टेट क्या होगी, इनिशियल स्टेट है यहाँ पे S0। फाइनल स्टेट क्या है जिसपे डबल सर्किल होते हैं, S1। ठीक है, और एक S2 इंटरमीडिएट है हमारे पास। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अब हमें स्टार्ट से फाइनल पे जाना, तो हम बस A का यूज करेंगे, पहुंच गए, खत्म बात। ठीक है, तो क्या हम डबल A से भी पहुंच सकते हैं, ये बताओ, क्या हम डबल A से भी पहुंच सकते हैं? नहीं सर,
ए से ही पहुंचेंगे सर, डबल ए से नहीं पहुंचेंगे। देखो अब एक बंदे ने तो क्या करा यहाँ पे समझो, एक बंदे ने तो ऐसा किया ए लिखा और यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, वो यहाँ पे पहुंच के यहाँ रुका नहीं, आगे चल दिया, यानी वो ए चला फिर एप्सिलॉन चल दिया, यहाँ पे पहुंच गया, फिर से वापस से यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन जहां से चला था, फिर दोबारा से यहाँ पे गया तब जाके रुका। इसका मतलब भाई एप्सिलॉन तो खत्म हो गया, बहुत सारे वो बन जाएंगे, डबल ए हो गया ना, यहाँ पे डबल ए से भी वो यहीं पे पहुंच रहा है क्योंकि वो तो एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास, तो हम ए से भी पहुंच सकते हैं, डबल ए से पहुंच सकते हैं, ऐसे कितनी भी बार घूम लो आप, ट्रिपल ए से 4 टाइम्स ए से कितनी भी बार लगाओ यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास, ये हमारे पास सेट बनेगा। अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, है ए की पावर ए प्लस हो जाएगा, ठीक है, नी प्लस पे काम करेगा। अब ये हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा है इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट बताओ इसका। एप्सिलॉन हो जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए स्टार में से जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको माइनस कर दो, तो ए स्टार में एप्सिलॉन और जुड़ा होगा बस, तो हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन कौन से वाले में दिया हुआ है, बी वाले, सेकंड नंबर पे एप्सिलॉन है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनमें क्या बनानी होती है, जो भी ट्रांजिशन डायग्राम दिए होते हैं उससे सबसे पहले हमें एक सेट बनाना होता है, रेगुलर सेट बनाएंगे, रेगुलर सेट से हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, या तो रेगुलर एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं या रेगुलर सेट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, या उनका कॉम्प्लीमेंट जो भी करना वो सब होता है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का, अब आ गया 6 नंबर। चलो भाई देखो ये कंपाइलर के बारे में, कंपाइलर डिजाइन, डीयू चेंस, डीयू का मतलब डेफिनेशन यूज इन कंपाइलर डिजाइन क्या होती है। देखो ये कंपाइलर के ही हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं, टाइप्स हैं, एक होता है डीयू, एक यूडी भी होता है हमारे पास, यूज डिजाइन वगैरह डेफिनेशन करते हैं हम, ठीक है। तो डीयू का मतलब क्या है हमारे पास, वो इसमें पूछा है, डेफिनेशन यूज का मतलब, जब कंपाइलर जो है बेसिकली किसी भी लैंग्वेज का हम कंपाइलर यूज करते हैं तो वो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखी हुई है, उसको ट्रांसलेट करता है अपने ग्रामर में चेक करके, ठीक है, और अगर वो सही होता है तो आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है। भाई कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब ये डीयू चेंस यानी डेफिनेशन यूज का मतलब क्या है कि हम कोई भी वेरिएबल वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन, या कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उनकी डेफिनेशन डिफाइन करी जाती है। जैसे वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी आपने कि ए की वैल्यू 5 है, उसको डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद आप यूज करो उसको, पहले डिफाइन उसके बाद यूज, ठीक है। ऐसे ही कोई फंक्शन होता है, उसको डिफाइन करो यूज करो, तो जिस तरह से डिफाइन किया उसी तरीके से यूज होना चाहिए वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में कहा कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल, यानी डेफिनेशन यूज का मतलब क्या है कि सबसे पहले एक डेफिनेशन होगी किसी वेरिएबल की, एंड ऑल इट्स यूजेस रीचेबल एंड फ्रॉम दैट डेफिनेशन, यानी ये कंपाइलर क्या बताएगा कि कोई वेरिएबल की जो डेफिनेशन है उसको चेक करके कि उसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्या उसका स्कोप है, ये सारी चीजें डिफाइन करेगा, ठीक है। अब आप यूडी कंपाइलर यूज करो या डीयू कंपाइलर यूज करो, दोनों के दोनों डेटा फ्लो एनालिसिस में यूज करे जाते हैं। डेटा फ्लो एनालिसिस जो है हमारे पास डीएफडी आप देखते हो, उसमें पढ़ा होगा, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, उसमें डेटा फ्लो एनालिसिस होता है। तो
तो स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए यूज हो रहा। आर क्रिएटेड यूजिंग ए फॉर्म ऑफ स्टैटिक, यानी ये सारी चीजें जो हैं जब डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम, तो वो स्टैटिक टाइम पे ही हमें डिफाइन करनी होती है वेरिएबल, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये दोनों चीजें स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। और ऐसे ही ये दिया हुआ है कि कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडिंग कांस्टेंट प्रोपोगेशन एंड कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, मतलब इस जो हमारे पास डीयू कंपाइलर है उसके काम दिए हुए बताए हैं कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसको डिफाइन किया हुआ है, तो उसके यूजेस, उसकी रीचेबिलिटी वो डिफाइन करके बताएगा। जैसे भाई हमने लिख दिया, मान लिया इंट a इक्वल टू 5, तो अब ये इंटीजर है, इंटीजर का कैसे कैसे यूज किया जाएगा, इस a का कहाँ कहाँ स्कोप होगा, वो सारी चीजें कंपाइलर में डिफाइन होंगी। ठीक है, फिर हमारे पास ये स्टैटिक कोड एनालिसिस में यूज करा जाता है कि जो हमारे पास ये डिफाइन करते हैं तो वो स्टैटिक लैंग्वेज होती है तो स्टैटिक में यूज करा जाता है। डायनेमिक होती है तो पहले हमारे पास ये वैल्यू आती है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करके फिर आगे बढ़ता है। तो नॉर्मली हमारे पास स्टैटिक कोड में यूज किया जाता है। फिर जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या कोई एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं तो वहां पर भी डीयू कंपाइलर जो है, जो भी डिफाइन किए गए हैं वेरिएबल, उनकी वैल्यू लेके ही आगे काम करता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास इसके सही है। कंपाइलर के टाइप आपको पढ़ाए थे जब कंपाइलर डिजाइन पढ़ाई थी, तो उसमें क्रॉस कंपाइलर वगैरह ये भी सारी चीजें हमने पढ़ाई थी। तो जैसे ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, विच वन इंडिकेटेड टेक्निक ऑफ बिल्डिंग क्रॉस कंपाइलर। भाई कंपाइलर जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कंपाइलर का काम है कि मशीन कोड जो है उसमें कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को। और जो हमारे पास क्रॉस कंपाइलर होता है वो मशीन कोड में नहीं करता, वो एक कोड को, मतलब एक प्लेटफॉर्म के कोड को दूसरे प्लेटफॉर्म के कोड में कन्वर्ट करता है। यही तो होता है क्रॉस कंपाइलर। एक प्लेटफॉर्म पे कोई कोड चल रहा है उसको दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए कन्वर्ट करना। तो ऐसे क्रॉस कंपाइलर कौन कौन से हैं? जनरली हम तो नॉर्मल कंपाइलर यूज करते हैं, कोड दिया हुआ है उस कोड को मशीन कोड में कंपाइल कर दो, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, इनमें सब में इसी तरह के पढ़े जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने क्रॉस कंपाइलर भी बनाए हुए हैं। जनरली जो स्टडी में रेगुलर में हम यूज करते हैं वहां पे क्रॉस कंपाइलर का यूज नहीं, इंडस्ट्री लेवल में यूज करा जाता है। उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हम तो एक विंडो पे काम कर रहे हैं, या कोई यूनिक्स पे कर रहा तो यूनिक्स पे ही करे जाएगा, कोई विंडो पे कर रहा विंडो पे, कोई लाइनक्स पे कर रहा उस पे करा जाएगा। तो यहाँ पे हमें नॉर्मली यूज नहीं करने पड़ते। तो नॉर्मल जैसे हम उसका सी का कंपाइलर यूज करते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है, हम कंपाइलर यूज करते हैं डेवलपर सी प्लस प्लस, ऐसे ही आइडियल यूज कर लेते हैं पाइथन में, इंटरप्रेटर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जावा के कंपाइलर हम यूज कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये कंपाइलर, ये कंपनी के नाम लिखे हुए हैं कुछ, तो ये जो है क्रॉस कंपाइलर बनाते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है वो बतानी है। तो एक ये हमारे पास कनाडियन क्रॉस के नाम से है, कनाडियन क्रॉस कंपाइलर है, तो ये क्रॉस कंपाइलर बनाते हैं। ऐसे ही एक होती है GCC, ठीक है, आप ऑनलाइन भी सी का कंपाइलर देखोगे तो एक GCC कंपाइलर आपको मिल जाएंगे। तो GCC कंपाइलर जो है ये क्रॉस कंपाइलर के लिए ही यूज करा जाता है। ऐसे ही एक माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सी क्रॉस कंपाइलर, सी क्रॉस कंपाइलर। ये GCC ये भी C प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए है, ये माइक्रोसॉफ्ट सी क्रॉस कंपाइलर सी लैंग्वेज के लिए, ये सब सी लैंग्वेज के लिए बने हुए हैं। एक AZ टेक कंपनी है, ये भी सी क्रॉस कंपाइलर इसने भी बनाया हुआ है। AZ टेक कंपनी है, ये कंपनी का पूरा नाम है ManXAZ, ठीक है, AZ टेक सी क्रॉस कंपाइलर, ये पूरा क्रॉस कंपाइलर का नाम है। तो ये हमारे पास है। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा कनाडियन कंपाइलर। तो इनमें कोई वो नहीं है, ये याद करने वाली ही चीज है कि भाई हमारे पास कंपाइलर जो है, क्रॉस कंपाइलर किसने बनाया, नॉर्मल टर्बो सी प्लस प्लस, डेवलपर सी प्लस प्लस हम ऐसे यूज करते हैं सी के। तो ये भी कुछ सी के कंपाइलर हैं जो क्रॉस कंपाइलर है। ठीक है,
सी लैंग्वेज के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे कुछ, कनाडियन क्रॉस, जीसीसी कंपाइलर, मैनेक्स, एजेटेक और माइक्रोसॉफ्ट सी क्रॉस कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इज एन एग्जांपल। पार्सर पढ़े थे हमने, ठीक है। पार्सर की मेन कैटेगरी कौन कौन सी है, रिकर्सिव वो टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में हमारे पास कौन सा था, एक तो LR या LL, एल तो LL होता है, LL0 या LL1, LL1। और रिकर्सिव डिसेंट किस में यूज होता है, टॉप डाउन में, बॉटम अप में, टॉप डाउन में। और ये प्रिडिक्टिव पार्सिंग किसको बोलते हैं, सर ये भी टॉप डाउन में, ये भी टॉप डाउन में ही होता है जो हम LL वगैरह यूज करते हैं। तो रिकर्सिव डिसेंट जो है हमारे पास क्या होता है, एक टॉप डाउन पार्सर होता है एक, ठीक है। तो वो हो जाएगा। चलो 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, 9 नंबर का कहा टॉप डाउन पार्सर यहाँ पर हमारे पास टॉप डाउन में कौन सा होता है वैसे बताओ, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और बॉटम अप में राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। ये हमारे पास बॉटम अप में यूज होता है और ये टॉप डाउन में यूज होता है। ये तो कराए हुए ही थे हैं। चलो लेक्सिकल एनालिसिस फेज का ये भी आपको पता ही है, क्या होता है, सेट ऑफ टोकन। लेक्सिकल कौन सा फेज होता है कंपाइलर का, फर्स्ट फेज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज है जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होता है, उसमें हमारे पास सोर्स कोड इनपुट होता है, आउटपुट में हमें टोकन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, बाकी सारे क्वेश्चन तुम्हारे कंपाइलर के ही थे शायद, उसमें वे अभी टाइप नहीं हुए शायद, इसमें इतने ही क्वेश्चन है। अच्छा सर वैसे मैंने टिक लगाए हुए हैं सब पर। चलो बाकी जो बचे हुए वो हम कल करा देंगे, ठीक है। अब 10:30 भी बज गए, तो 10-15 क्वेश्चन और होंगे ज्यादा, वो कल सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इनमें जो कराए, इनमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कोई से भी क्वेश्चंस में, बाकी नहीं तो फिर कल करते हैं।